देखो लघु या सूक्ष्म जैव अणु, ठीक है, जैव अणु के बारे में कल पढ़ा दिया गया था। अगर समझ में आया होगा अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि तो जैव अणु दो प्रकार से हमने कहा था कल कि जैव अणु दो प्रकार से, एक लघु है बृहद और मतलब बृहद दीर्घ बड़ा, ठीक है। तो लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। सबसे पहले जानेंगे कि हम लघु अणु कैसे कहते हैं और दीर्घ अणु कैसे पहचानेंगे, ठीक है। जैसे आपने कल पहचाना था कार्बनिक और अकार्बनिक, जो कार्बनिक था वो निकल जाता था, जो अकार्बनिक था वो बच जाता था। गलत कैसे? अणु जैव अणु को पता हो गया था दो प्रकार से, कार्बनिक एक अकार्बनिक, ठीक है। तो इसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े एक छोटे, ठीक है। तो लघु अणु किसे कहते हैं? जैसे मान लो चीनी, चीनी जानते हो, आराम से जानते हो। मिश्री एक जानते हो, मिश्री एक चीनी होती है मिश्री, तो चीनी बड़ी होती है मिश्री मिश्री बड़ी होती है ना, तो मिश्री को हम दीर्घ अणु और चीनी को हम लघु अणु। दोनों को घोलेंगे तो घुल जाएंगे, दोनों घुलते हैं ना, लेकिन ऐसे नहीं। एक काम करो आप, एक में चीनी लो, फिर एक में चीनी पानी लो और उसके बाद एक में पत्थर पानी लो, दोनों को घोलो, दोनों को घोलो, घुलेगा कौन? चीनी पानी घुल जाएगा, ठीक है। तो जो घुल गया, जो कम था जो घुल गया, जो पूरी तरह से मिल गया उसे हम कहेंगे लघु अणु, और जो नहीं घुला जो बच गया उसे हम कहेंगे दीर्घ अणु। क्लियर है कि इनके अणु रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इनके और रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे आप चीनी के एक अणु को लो, छोटा दिखाई देगा ना, मतलब इसे गोला सा चकला सा होता है, छोटा सा, ठीक है। अगर यही बहुत सारा चीनी मिला लो आपस में, अब मिला करके वो क्या करते हैं, उसे सठौरा बांध दो, घर बनता है ना। या फिर इसी चीनी को मिला करके एक बड़ा सा मतलब फिर यह बर्फ बना दो, चीनी से बर्फ बन जाएगा। बर्फ का मतलब उसे इकट्ठा करके जमा दो कहीं पर के, तो मतलब बहुत सारे अणु मिला तो सब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सूक्ष्म अणु होते हैं वो रासायनिक दृष्टि क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सूक्ष्म अणु छोटे होते हैं, और क्या होता है कि इनका अणुभार अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। अणुभार का मतलब वजन, ठीक है। इनका अणुभार क्या होता है? कम होता है। उसके बाद इनके अणुओं की रासायनिक संरचना सरल होती है। इनके अणुओं की रासायनिक संरचना क्या होती है? सरल। जैसे हम आपको कहें रासायनिक संरचना बनानी है, ठीक है, जैसे हम आपको जैसे कह दें कि H2O का H2O H, ठीक है, उसके बाद H फिर O, मतलब ऐसे बन गया, सरल बना कि नहीं। और जैसे हम कह दें C6 और H6, अब बताइए संरचना सरल है? नहीं सरल है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये बन गया, बना। तो इनकी संरचना सरल है? नहीं सरल है, ठीक है, इनकी संरचना सरल नहीं है। तो क्या, जिनकी संरचना सरल होती है उसे हम कहते हैं सूक्ष्म या लघु अणु, और जिनकी संरचना बड़ी होती है इसे कहते हैं दीर्घ अणु कहते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद इनके अणुओं का रासायनिक संगठन का सरल होता है, अगर इनकी विलेयता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक, मतलब चाहे जितना चीनी आप घोल दो घुल जाएगा, समुद्र में चाहे जितना नमक घोल दो घुल गया है, ठीक है। लेकिन समुद्र के जो छोटे छोटे कंकड़ वो घुले हैं? नहीं घुले हैं। तो लघु और दीर्घ समझ में आया? अब जैसे मान लो इसके गुण बता दिया, देखो लघु और सूक्ष्म अणु है, इसके गुण आप बता दिए, इसका दीर्घ बता सकते हो? बहुत अच्छे से। देखो यही हेडिंग अगली बना लो कि दीर्घ या बृहद अणु, दीर्घ या बृहद अणु। तो इनके रासायनिक का, इनके अणु रासायनिक दृष्टि से छोटे होते हैं, तो इनके अणु रासायनिक दृष्टि क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका अणुभार अपेक्षाकृत कम, दूसरा लिख देंगे, इनका अणुभार अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक, ठीक है।
क्या होगा, अधिक अणुभार होगा इनका। उसके बाद इनके अणुओं का रासायनिक संरचना क्या होती है, सरल होती है, इनकी सरल होती है, इनकी क्या होगी, जटिल होगी। रासायनिक संरचना क्या होगी, जटिल होगी। ठीक है, इनकी विलेयता अधिक है और इनकी विलेयता कम। क्लियर हो गया। देखो आपने इसमें कुछ एग्जांपल लिखा है, इसमें जैसे मोनोसैकेराइड ना, ओलिगोसैकेराइड, वसीयम, और इसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड ना, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब जानते हो, न्यूक्लिक अम्ल सुने हो, बहुत अच्छी बात है, सुने हो, आज हम बता रहे हैं। तो इसमें मान लो जैसे करके कि पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब समझ रहे हो, पॉलीसैकेराइड मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो पॉली मतलब ज्यादा गड़बड़ का करे। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है, जैसे आप ज्यादा टेक्निक सीख लो, खूब ज्यादा आपको टेक्निक आता है, खूब ज्यादा टेक्निक, अगर कम टेक्निक आ रहा है तो टेक्निकल आदमी है, क्या टेक्निकल आदमी है, और ज्यादा है कि पॉलीटेक्निक किए, क्या है, पॉलीटेक्निक किए है, यानी कि टेक्निक की मात्रा बहुत ज्यादा है तो पॉली, तो इसके मतलब शर्करा की मात्रा बहुत ज्यादा है तो पॉलीसैकेराइड, और जब कम है तो सैकेराइड, एक है तो मोनोसैकेराइड, दो है तो डाइसैकेराइड, तीन है ट्राइसैकेराइड, चार है टेट्रासैकेराइड, ऐसे बना सकते हो, ऐसे हो जाएगा ना। तो कि जब मतलब एक शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए, खूब ज्यादा हो जाए, तो उसे कहेंगे पॉलीसैकेराइड, और जब कम हो जाए, एकदम छोटा सा, उसे कहेंगे मोनोसैकेराइड। तो कोई तकलीफ, अभी तक कोई तकलीफ नहीं ना, तो जैव अणु समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ जाओ, ठीक है। हाँ तो देखिए, जितना सरल भाषा में पढ़ा रहे हैं बहुत आसानी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा 15 या 20 मिनट जम करके ध्यान से सुन लो और ध्यान से एक बार पढ़ लो, घर पे कसम यही मेरे मार्कर की कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, घर पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, पक्का है। जैसे आपको कल हम जैव अणु पढ़ाए थे, जैव अणु मतलब जीवों में जो अणु पाए जाते हैं हम क्या करते हैं, जैव अणु, मिट्टी में भी अणु पाए जाते हैं और जंतुओं में भी अणु पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी में भी अणु पाए जाते हैं, जंतुओं में अणु पाए जाते हैं। अब फर्क कितना है, कौन मिट्टी में कौन जंतु में, तो हमारे ऊपर है ना, कौन लगाएंगे, ठीक है। तो ये अणु दो प्रकार से है, ये अणु दो प्रकार से, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक, ठीक है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक अणु उसे कहते हैं, जैसे मान लो कोई बस, जैसे कोई पदार्थ हो उसे हम क्या करें, मीजे या फिर अलग से निकाले, जैसे मान लो जो छन जाए, जो पूरी तरह से छन जाए, मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक, और जो न छने उसे हम अकार्बनिक, ठीक है। जैसे मान लो कागज जला दिए हो, राख बचा है, तो क्या बचा है, अकार्बनिक बचा है, कार्बन सीधा उड़ गया, तो कार्बन का मतलब जो ब्लैक पदार्थ है उसका निकल गया, टायर जलाए हो कार्बनिक पदार्थ निकल गया। जैसे तार वार में करंट वरंट नहीं आता है, उसे जला देते हैं तो कार्बन साफ हो जाता है, खींच देंगे सही हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे जलने लगता है, इसका मतलब उसका कार्बन क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका भी जो कार्बनिक पदार्थ है वो भी दो प्रकार से, एक लघु दीर्घ, एक लघु दीर्घ। वैसे हम कल आपको एग्जांपल लेके बताए थे कि कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे कार्बनिक, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, गलत, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में पाया जाए उसे हम कार्बनिक, और जिसमें कार्बन करके और पाया जाए उसे हम अकार्बनिक, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप किसी पदार्थ को जलाते हो तो उसमें केवल कार्बन निकलता है, हाइड्रोजन कभी निकलता है, कभी आप जैसे आप क्या होगा, कभी जैसे मान लो कभी आप बहुत सारे मतलब कपड़े को इकट्ठा करके जला दो, काला धुआं निकलता है, या फिर बहुत सारे टायर को इकट्ठा कर दे, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, कभी नहीं निकलती, समझ में आया। तो जितने सारे मतलब जो कार्बन, जब कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में लगा है उसे हम कार्बनिक अणु, और जो कार्बन न लगा हो उसे हम अकार्बनिक। एक चीज और ध्यान देना, केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन पाया जाए, तो केमिस्ट्री की बात अलग है, यहाँ हम अणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें, जैसे मान लो CaCO2 और CaCl2 और बस CH3 और
CH4 और C2H5 ऐसे मान लो हो जाए, ठीक है। जैसे अब ऐसे हो जाए तो इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ है कि नहीं है? कार्बनिक पदार्थ में कार्बन है, लेकिन हम अपने जैव और में कार्बनिक भाषा में उसे कहेंगे जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हो तभी मानेंगे, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, इसमें जैसे हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बेंजीन बनाए हम। अब इसमें से प्रत्येक से कार्बन लगेगा नहीं लगेगा? हाइड्रोजन यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, तो ये कार्बनिक अर्थ हुआ। अब जैसे हम कह दो CO, कार्बन से हमेशा क्या होता है? 4 बंध होता है, ठीक है, सब में हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। तो कार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो साथ में हाइड्रोजन लगाओ, वरना कार्बनिक अर्थ नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि CaCl2 तो इसमें कहाँ आप हाइड्रोजन जोड़ोगे बताओ? जैसे यहाँ Ca है, फिर यहाँ से Cl लगा दो, फिर यहाँ से Cl लगा दो, यहाँ से Cl लगा दो, कुछ बेकार, मतलब नहीं बनी, कोई संरचना नहीं बनी, ठीक है। तो कार्बनिक का मतलब हुआ जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाया जाए उसे हम कार्बनिक अर्थ, और जिसमें कार्बन न हाइड्रोजन न पाया जाए उसे हम अकार्बनिक अर्थ। इतना समझ में आया? तो कार्बनिक अर्थ दो प्रकार से, बृहद एक लघु, ठीक है। एक बृहद एक लघु, तो लघु और किसे कहते हैं? जिसकी रासायनिक क्या होती है? छोटी होती है, अपेक्षाकृत भार क्या होते हैं? कम होते हैं, रासायनिक अणु का संचय क्या हो? सरल हो, और विलेयता का बहुत अधिक, मतलब जिसे हम आसानी से ग्रहण करके जान जाए उसे हम क्या कहेंगे? लघु, और जिसे हम आसानी न जान पाए उसे हम दीर्घ, ठीक है। तो इतना समझ में आया? चलिए अगली हेडिंग बनाइए।